हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने जेई मेन पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस किए था, जेई एडवांस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस टाइप के। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी हमें एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। गिवन ईयर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, आपको पता है दो तरह के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस टू पार्टीशन बिटवीन द फेजेस। इसी पे बेस्ड करता है कि अलग अलग टेंडेंसीज होती है सब्सटेंस की पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूट होने की अमंग द फेजेस। यही तो होता है, बिल्कुल, बिटवीन द फेजेस। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही है। इसमें एक स्पेशल पेपर जो होता है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, इट बिहेव एज अ एड्जॉर्बेंट, और इसमें वाटर जो होता है ट्रैप्ड होता है और ये स्टेशनरी फेज है। बोला क्या बोला मैंने? पेपर chromatography is a partition chromatography in which a special paper called chromatographic paper act as a stationary phase, act as a adsorbent, clear to you, in which water is trapped। ये जो होता है, तो अगर पूछे द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी तो हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टीशन है। पार्टीशन का ही इसमें यूज़ होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है लेसाइन सॉल्यूशन गिव्स वायलेट कलरेशन विथ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इट इंडिकेट, याद करो ये थ्योरी मैंने बताई थी कि अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट Na2S सल्फर के केस में जब नाइट्रोप्रूसाइड के साथ रिएक्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है Na2FeCN hol 5NO, okay, it gives you Na4FeCN hol 5NOS कंपोनेंट बनाता है, और ये कौन सा कलर देता है भैया? वॉयलेट कलर का सब्सटेंस देता है। दिस इज वॉयलेट कलर सब्सटेंस, ओके, एंड इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये किसका इंडिकेशन देता है? सल्फर का इंडिकेशन देता है। आ गया समझ में? रब कर दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन समझना। इट इज गिवन 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.188 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, वो कितना ग्राम दे दिया? 0.188 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया। बाय अ हैलोजन एस्टिमेशन मेथड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। आपको क्या ढूंढना है? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है, AgBr, 1 मोल AgBr में 1 मोल ब्रोमीन रहता है। ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80 और AgBr का क्या हो जाएगा भैया? 188 मल्टीप्लाई जो मास होगा AgBr का, दैट इज 0.188 अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यू विल गेट द आंसर। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कैलकुलेशन इजी होता है तो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि समय बर्बाद नहीं होगा इससे हमारा। चलिए, ये हो गया, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। जब भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तब उसमें कैलकुलेशन इस तरह से सेट करते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। प्रोसेस अगर आपको आता होगा तो आंसर बन जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो नॉर्मल होते हैं, उसमें क्या डेटा ऐसा मतलब इस तरह से होता है कि कट नहीं होते, पॉइंट में आते हैं, तो पॉइंट में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, और पॉइंट पे भी आएंगे तो इजी कैलकुलेशन ही होते हैं। चलो, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 20%। चलो अब इसको रब कर देते हैं, बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका गिवन है इन द डुमास मेथड, कहता है इन द डुमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डुमा मेथड किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, और जल्दाल मेथड होता है। 0.84 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव
448 ml ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। बहुत अच्छी बात है, इस बार तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। 448 ml ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है, इस बार एसटीपी पे ही दिया हुआ है, क्योंकि हमें वॉल्यूम किस पे चाहिए होता है, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे चाहिए होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए होता है। अब तो इसमें आपको बदलने की जरूरत है ही नहीं। और मास ऑफ यानी डब्ल्यू आपका क्या गिवन है, 0.84 ग्राम आपका डब्ल्यू गिवन है। तो कहता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ। कोई इशू नहीं है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, याद है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही याद नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल मुझे उसी प्रोसेस से जाना होगा कि भैया कैसे कैसे किया था भैया, कि 22400 22,400 ml gives 28 gram, so that is we have 448 ml will give। तो कैसे हम लोग लिख लेते थे भैया, 28 इंटू 448 डिवाइडेड बाय 22400 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.84 इंटू 100। इस तरीके से हम लोग लिखते थे। क्या याद है आपको? फॉर्मूला याद ना रहे चलेगा, ड्राइव करना आना चाहिए हमें। मैं लिख देता हूँ कैसे निकाला। 22400 ml of N2 weighing 28 gram, क्लियर। और वी हैव 448 ml, 448 ही तो है हाँ, ऑफ N2 will weigh, that is 448 into 28 divided by 22400 ग्राम। आ गया। अब परसेंटेज मतलब मास ऑफ नाइट्रोजन ये अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो भैया इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 66/7। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये उठ के यहाँ पे एक और 100 आ जाएगा। चलिए अब 28 4 जा नहीं होगा, अच्छा 2 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8, ओके 2 2 जा 4 42, ठीक है। और ये और कुछ कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल 14 और ये हो जाएगा 21, ओके 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। और कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, 200/3 है आंसर आपका। अगर 200/3 200/3 66.7% ही तो होता है। हाँ बिल्कुल आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें आपका कैलकुलेशन फिट रहता है, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, आप तुरंत बना लोगे। और कमांड होना चाहिए, देखो थ्योरी तो मैं याद नहीं रखता, बस उसको ड्राइव करके आना चाहिए। ड्राइव अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, कहता है ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्दाल मेथड, कॉपर सल्फेट क्या करता है? आप सबको पता है कॉपर सल्फेट कैटलाइज द रिएक्शन। व्हाट आई एम टेलिंग दैट इज ये इट कैटलाइज द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 वी विल मैनेज, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो, इन जेल्दाल मेथड अमोनिया फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फूड यानी जो आपका मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कहने घुमा फिरा के दिया है ये, ठीक है। मास फूड मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट ही है उसमें। मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम, ओके। न्यूट्रलाइज 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिड। अच्छा, इस बार नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.1 और एसिड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज HCl और H2SO4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसा ना हो तो घबराने की बात नहीं था। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा दो कि भैया नॉर्मलिटी का केस लगा दो, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय आपका वॉल्यूम V अपॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है आपका
W मल्टीप्लाई बाय 100। ये n नाइट्रोजन नहीं है, ये n मतलब नॉर्मलिटी है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं भैया, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉल्व करके देखें। 1.4 इंटू 0.1 इंटू आपका कितना है 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। इज़ इट क्लियर टू यू? सही तो है बिल्कुल। एक बार और फार्मूला हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस में हम मार्किंग अगर सही नहीं करेंगे तो हमारे लिए। मैं एक बार सीट से मिला लेता हूँ क्वेश्चंस को, फार्मूला को, जिससे कि मिस्टेक ना हो जाए। यस, 1.4 इंटू n इंटू 30 अपॉन 5, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये पूरा का पूरा फार्मूला ही दिया हुआ है। ओके जी, चलो 6 यहाँ पे चला आया, ठीक है, एक बार 10 और यहाँ पे 100, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 84 अपॉन 100, दैट इज़ 0.84। डायरेक्ट हो गया, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ 0.84। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, सीधा सीधा फार्मूला लगा लो, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वी विल से ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 29.5 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to Jindal method, and the evolved ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 molar HCl. Okay, the excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH solution for complete neutralization percent। इसको पूरा जाना पड़ेगा। चलो, W दिया हुआ है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 29.5 मिलीग्राम, दैट इज 29.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ओके, इवॉल्व अमोनिया वाज एब्जॉर्ब्ड इन 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अच्छा, तो जो NH3 है उसको वाज एब्जॉर्ब्ड इन, उसको हमने क्या HCl डाला है ना, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे NH4Cl। अब जो बोलता है द एक्सेस ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड 15 ml, यानी ये तो डाला, ये कितना हमारे पास था 20 ml, यानी जो एसिड हमने पहले लिया था वो कितना है आपका 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl ये एसिड था, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम पड़ेगा। तो कितना पड़ा यूज़, तो आपको पता है जो एक्सेस है एसिड जो बच गया उसका हमने ट्रीटमेंट क्या कर दिया, NaOH के साथ आपका ट्रीटमेंट हो गया। तो क्या बनता है बच्चों, NaCl प्लस H2O बना। अब आपको पता है अगर हमने टाइट्रेटिंग हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 15 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कर दो या नॉर्मलिटी में चेंज कर दो, या NaMaV लगा दो। N1 M1V1 इज इक्वल टू N2 स्मॉल n2 M2V2, या N1V1 कैपिटल N1V1 लगा दो। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, बताया तो था। 15 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एग्जैक्टली विल बी इक्वल टू 15 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी जो HCl आपका है वो ये क्वांटिटी आपका एक्सेस में था। तो भैया कितना एसिड यूज्ड हुआ, एसिड यूज्ड हुआ कितना 20 - 15, यानी आपका 5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आपका यूज्ड हुआ NH3 को एब्जॉर्ब करने में। फिर से यहाँ वही फॉर्मूला लगा दो। नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी बता दो, 5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब इस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट के केस में आ गया 5 ml ऑफ 0.1 मोलर NH3। इस जगह पे देखो ये नहीं लगता, ये फार्मूला नहीं लगता, बोलने में हो सकता आपको समझ में ना आए, ये नहीं लगता, यहाँ लगता है NaM1V1 प्लस NbM2V2। आ गया? एक्चुअली ये भी नहीं लगता, ये ऐसे लगता है M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। अब इसका N2 यहाँ जाएगा और इसका N1 यहाँ जाएगा, एक का दूसरे के पैर पे जाता है, ठीक है,
ये वाला इक्वेशन है, इसलिए इन्हीं को इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा देते हैं। चलो एनीवेज आपको आ चुका है, ये आपका मिल गया, ठीक है। अब आप देखो, अब आप सीधा सीधी कह सकते हो 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH3 में कितने आपके नाइट्रोजन है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है। चलो तो 5 ml ऑफ 0.1 मोलर NH3 में कितने नाइट्रोजन होंगे, 5 ml ऑफ 0.5 ही तो बचा हाँ, तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 0.1 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम नाइट्रोजन। Clear to you? Yes. Now what will happen finally, percentage of nitrogen. Percentage of nitrogen is equal to mass of nitrogen 5 into 0.1 into 14 upon 1000, ये आ गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 29.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अगर परसेंटेज के फॉर्म में निकालना हो तो बन जाएगा क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23.7। तो मैं बोलूँगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 23.7। इज़ इट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा परसेंटेज के केस में एक चीज़ बता दो, 100 से मल्टीप्लाई बहुत जगह नहीं करता, मैं अनवांटेडली कर देता हूँगा, लेकिन 100 का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि 1000 वहाँ पे मैं ले चुका हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, रब कर दूं, बिल्कुल सर बिल्कुल रब कर दीजिए। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट some changes in the documents had been carried out. Okay, he asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can give the best result? There is a use of 2 different ink. So for this, to separate the different forms of ink, we use thin layer chromatography. Do you remember this? Yes. For this we will use thin layer chromatography. Question number 8, we will say sir D is the correct option. Now my friend, I am going to rub this part and let's move to the next question. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Next question क्या देखो, question number 9, match the following. चलो बताओ, डुमास मेथड किसके एस्टिमेशन के लिए होता है, डुमास मेथड सर नाइट्रोजन के लिए होता है, तो हम लिखेंगे इसका सी है। जेल्दाल मेथड क्या है, जेल्दाल मेथड में क्या आता है जल्दी से बता दो, कैरियस मेथड में क्या आता है, अच्छा क्रोमेटोग्राफी क्या है, एंड होमोलेसिस क्या, होमोलेसिस तो जानते हो फ्री रेडिकल का है, ठीक है। कैरियस मेथड में क्या होता है, AgNO3 होता है, बहुत अच्छी बात है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपका, सिलिका जेल होता है। और जेल्दाल मेथड अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ही तो बनता है, अभी बताया था ना, यानी ये आ गया। लो ये आपका कंप्लीटली मैच कर गया, कोई दिक्कत, फिर से पूछ रहा हूँ, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल से बच्चों मेथड के थ्रू सॉल्व करते जाओ, आपका काम बनता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको असर्शन रीजन दिया हुआ है, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion, then mark B. If both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion, mark A. If both assertion is true but the reason is false, mark C. Both assertion and reason are false, then mark D. क्वेश्चन क्या देखो, डुमास मेथड इज मोर एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैन जेल्डाल मेथड। देखो जेल्डाल मेथड ज़्यादा सिंपलर मेथड होता है, बट जेल्डाल मेथड में थोड़ा सा कमी भी है, मैंने बताया था कि ये नाइट्रो ग्रुप और रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए यूज़ नहीं होता। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डुमास मेथड में ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे, तो हम मान लेते हैं कि डुमास मेथड एप्लीकेबल है। अगर कैलकुलेशन वाइज ना देखें तो जेल्दाल मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर द कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू
ऑक्सीजन। जैसे नाइट्रो गुड नाइट्रोजन इज बॉन्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देखो असर्शन भी सही है कुछ हद तक और रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो मैं बोलूँगा बी पे मार्क कर दो, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, बी पे करो। क्लियर? तो चलो मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ कर दिए हैं। इन क्वेश्चनों को घर पे अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे बच्चों तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर टू यू? यस। चलो अब बच्चों आगे नहीं बढ़ते हैं, समय आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।